यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं फिर यूपीएससी मैनिया करंट अफेयर्स सीरीज के तीसरे वीडियो के साथ। तो अभी पहली और दूसरी वीडियो जो आ चुकी है यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा के लिए जो कल होनी है, तो उसकी 2 वीडियोज आ चुकी है। उन दोनों वीडियो को अगर आपको देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और आपको फिर से बता दें कि जो पहली वीडियो थी उसके जस्ट अगले दिन ही लोअर पीसीएस की परीक्षा थी, जिसमें उस प्रथम 100 प्रश्नों से ही 4 प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिए गए थे। तो इनको दरअसल ऐसे स्रोतों से बनाया गया इस वीडियो को, घटनासार, घटना चक्र और अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जैसे कि आपके जो है यूपी का बजट हो गया, स्पोर्ट्स की जो, और रामसर को गूगल करके, बाकायदे जीआई टैग्स को गूगल करके, तो सारी चीज़ों को इतने अच्छे से संकलित करके बनाया गया है। इसमें से लगभग आपको करंट का कोई भी भाग नहीं छूटता है। तो ये तीसरी वीडियो उन दोनों से भी महत्वपूर्ण होगी, जिसको समेकित करके थोड़ा सा हो सकता है ये लंबी हो, लेकिन इसको अगर आप अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं आप कि घटना सार का पूर्णतः समरी, यूपी बजट की पूर्णतः समरी, स्पोर्ट्स की सारी न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स जो महत्वपूर्ण है, जीआई टैग जो हाल ही में मिले हुए हैं, जो 2021 की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो पुरस्कार मिले, वो सारी चीज होलिस्टिकली इसमें कवर किया गया है। तो निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये अंत समय में वीडियो आपका ये एक तरह से जो है ये नैया आपकी पार लगा देगी, निश्चित रूप से आपको काफी लाभ देगी। तो बिना देर किए हुए अब जो है कल की परीक्षा के लिए इस तीसरी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। अंत तक आपको देखना है, बने रहना है बिल्कुल धैर्य के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगलेगा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मॉरिशस में ये द्वीप स्थित है। यहाँ पे ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत यहाँ पर एक नौसैनिक सुविधा निर्माण कर रहा है। मॉरिशस एक हिंद महासागरीय देश है जिसमें एक अगलेगा द्वीप है, वहां पर भारत नौसैनिक सुविधा निर्माण कर रहा है। मैंने रिपीट किया इसको। अगला प्रश्न, 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाने वाला सबसे पहला देश? तो क्यूबा ऐसा पहला देश है जिसने 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टीका विकसित किया है। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर जो है स्थापित किया जा रहा है? आइसलैंड के ओरका नामक स्थल पर हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आप स्थापित किया जा रहा है। इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी ब्रेकर मिसाइल जो 5th जनरेशन की मिसाइल है, किसके द्वारा निर्माण किया गया है? इसका निर्माण इजराइल की राफेल जो डिफेंस कंपनी है उसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। सी ब्रेकर मिसाइल नाम है इसका। ये 5th जनरेशन की मिसाइल है, इजराइल द्वारा निर्मित है। सबसे अधिक उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वल्ली फंक नामक जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ये 82 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक उम्र की अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये न्यू शेफर्ड मिसाइल से यात्रा किया है इन्होंने। इन्हीं के साथ एक और जो है सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री भी गया, जिसका नाम ओलिवर डायमन। तो वल्ली फंक सबसे अधिक उम्र की अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्हीं के साथ ही ओलिवर डायमन एक अंतरिक्ष यात्री गया जो सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री है। तो दोनों ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, साझा भाग्य 2021 युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो साझा भाग्य 2021 युद्धाभ्यास चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड 4 देशों के बीच हुआ है। ये आपको ध्यान देना है। साझा भाग्य 2021 युद्धाभ्यास, इसमें भारत शामिल नहीं है। इसमें भारत के अलावा 4 अन्य देश हैं, भारत नहीं शामिल है। आपको फिर से दोहराता हूं, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा अफगानिस्तान में नागरिक वापसी मिशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन वार्म वेलकम नाम से ब्रिटेन ने मिशन चलाया था। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इंडिया ने कौन सा मिशन चलाया था। आपको मैं बता देता हूं, आपको कमेंट में हालांकि करना है। ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत ने मिशन चलाया था। और ब्रिटेन ने कौन सा मिशन चलाया है? ऑपरेशन वार्म वेलकम। इसको भी पूछा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? ग्रीस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, भारत के गुरुग्राम में है। इसको भी आप जान लीजिए इसके साथ। हाल ही में ग्रे लिस्ट एफएटीएफ द्वारा जो जारी की जाती है उसमें शामिल होने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस। फिलीपींस इसमें शामिल हो चुका है। ये आपको प्रश्न जानकारी होनी चाहिए। हांगकांग का वह अखबार जिसका प्रकाशन अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है? तो एप्पल डेली नाम का एक पत्र जो है वहां पर डेली अखबार आता था, उसका प्रकाशन जबरदस्ती बंद करवा दिया गया क्योंकि वो डेमोक्रेटिक मीन्स को उठाता था और चाइना सरकार उसके खिलाफ थी। एप्पल डेली जो अखबार आता था उसका प्रकाशन बंद करवा दिया गया है। विश्व का 5वां महासागर कौन है? दक्षिणी महासागर को विश्व का 5वां महासागर घोषित किया गया है। सदर्न ओशियंस को इंग्लिश में बोलेंगे। 2021 में G7 की थीम क्या थी?
2021 में G7 की थीम थी बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर ये फ्रेज बहुत ही चर्चा में आ रहा है क्योंकि इसका प्रयोग जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है और ये उनका एक टैगलाइन हो चुकी है। तो G7 की थीम भी यही इस बार थी। G7 इस बार कहां पर आयोजित किया था G7 का बैठक? कार्बिस बे, ब्रिटेन। ब्रिटेन के कार्बिस बे में G7 की बैठक हुई थी जिसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 76वें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला शाहिद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 76वें संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला शाहिद। जो ये मालदीव के विदेश मंत्री रह चुके हैं अब्दुल्ला शाहिद। ये 76वें यूएनजीए के अध्यक्ष हुए हैं। हाल ही में IUCN ने किस मछली को लीस्ट कंसर्न घोषित किया जो कि पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी? तो ब्लू फिन महाशीर को अभी लीस्ट कंसर्न यानी कि जो है चिंताजनक से बाहर कर दिया गया, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कर दिया गया। ये पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में सबसे अच्छे से जो सिचुएशन हैंडल की थी वो इसी शहर ने हैंडल की थी। यहाँ पर कोरोना का सबसे कम प्रभाव देखा गया था विश्व में। अगला प्रश्न, बैसाख दिवस कब मनाया जाता है? ये किससे संबंधित है? तो बैसाख दिवस प्रत्येक वर्ष 26 मई को मनाया जाता है। ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको जानना है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित ब्राउजर को बंद करने की घोषणा की है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का जो उसका एक ब्राउजर आता था उसको अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बंद करने की घोषणा की है। यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार विश्व के शीर्ष नेता में टॉप स्थान किसने प्राप्त किया है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने प्रथम स्थान प्रदान किया, यानी कि विश्व की सबसे शीर्ष की नेता हैं। क्यों इनको टॉप स्थान प्राप्त हुआ है? क्योंकि न्यूजीलैंड ने कोरोना को सबसे अच्छी तरीके से हैंडल किया था, इसलिए इनको टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, यूएसए ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किस देश के साथ प्रारंभ किया है? तो यूएसए ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत के साथ प्रारंभ किया है। इसका उत्तर भारत है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यूएसए ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत के साथ प्रारंभ किया है। बाकायदे से ध्यान देना है इसको, आपको यूएसए और भारत के बीच में वार्ता होती है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2020 किसको डिक्लेयर किया गया है? तो मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। मंगल ग्रह पर चीन का रोवर है एक जो पहुंचा, उसका क्या नाम है? तो चीन ने एक मिशन मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया था, टियानवेन। तो मिशन का नाम टियानवेन है। उससे जो रोवर निकला, या रोवर क्या होता है? एक 4 या 6 पहियों की एक गाड़ी होती है जो किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर जाकर चलती है, वहां के बारे में कुछ सैंपल या जानकारियां इकट्ठा करती है। आप एक तरह से कह लीजिए रोबोटिक मशीन है। तो इस रोवर का नाम है झुरोंग। झुरोंग नाम का रोवर है, चीन का रोवर है। ये मंगल ग्रह पर पहुंचाया गया है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं। लूना मिशन किस देश से संबंधित है और कहां के लिए लॉन्च किया गया है? तो लूना मिशन रूस का मिशन है जो चंद्रमा के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आप बोले किस लिए। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर में फंसा जहाज उसका नाम क्या था? एक जहाज फंसा था, आपने न्यूज सुनी रही होगी काफी पहले। एवर गिवन नाम का जहाज स्वेज नहर में फंसा था। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम है एवर गिवन। एवर गिवन इसका नाम है। एवर ग्रीन से कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में एवर ग्रीन दिया जा सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे छोटा ब्लैक होल जिसको हाल ही में खोजा गया उसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को डिक्लेयर किया गया है? तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसको इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है 2023 को। अगला प्रश्न है, चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? तो चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की महिला जिनका नाम है भव्या लाल, इनको नासा का अभी वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। 230वें प्रश्न की ओर चलते हैं। WHO फाउंडेशन के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के अनिल सोनी जी को WHO फाउंडेशन के नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप, शायद ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से रिपीट कर देते क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कहां पर स्थापित किया जा रहा है? डेनमार्क में। इससे संबंधित एक जानकारी आपको और देता हूं, भारत के तमिलनाडु में एक ऊर्जा द्वीप भी स्थापित किया जा रहा है जो डेनमार्क की सहायता से ही स्थापित किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है शून्य अभियान किससे संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको। शून्य अभियान किससे संबंधित है। ये नीति आयोग द्वारा एक जागरूकता अभियान है जिसके अंतर्गत शून्य प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। शून्य प्रदूषण वाले वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये फिर से बताता हूँ, शून्य अभियान क्या है। नीति आयोग द्वारा एक जागरूकता अभियान है जिसके अंतर्गत शून्य प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, किस कार उत्पादक ने भारत में कार उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है। तो फोर्ड मोटर्स ने यह निर्णय लिया है। फोर्ड की कंपनी, जैसे फोर्ड की जो एंडेवर जैसी गाड़ियां आती थी, अब वो भारत में उसका उत्पादन नहीं होगा। NCDEX द्वारा कृषि वस्तुओं की टोकरी के लिए भारत का पहला सूचकांक, क्या नाम है सूचकांक का। तो ये क्या है, आप प्रश्न को ही समझिए। पहले बात तो जो कृषि वस्तुओं का, जैसे आप देखते होंगे स्टॉक मार्केट जैसी चीजें होती है, उसमें विभिन्न कंपनियों का, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियों का, मोबाइल कंपनियों का, इनका सबका इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर जो कृषि वस्तुएं हैं उनमें कितनी मूल्य में बढ़ोतरी घटोतरी होती है, उनका जो ट्रेड होता है, तो उसका सूचकांक जारी करेगा। इसका नाम है गुआरेक्स। ये कृषि का स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से आप कह लीजिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का लक्ष्य कितना रखा गया सरकार द्वारा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका लक्ष्य रखा गया है 6.2 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है। तो इसको भूटान के साथ शुरू किया है। स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कब से की गई है। तो 1 जून 2021 से स्वर्ण आभूषणों पर भारत में हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA सऊदी अरब को पिछाड़कर अब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। यानी कि अब हम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल किससे आयात करते हैं, USA से। पहले हम दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था, अब सऊदी अरब खिसक के तीसरे नंबर पहुंच गया है। देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो पुणे में स्थापित किया गया है देश का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सर्विस सेंटर यानी कि कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने में सुलभता होगी। ये पुणे में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार एवं नाबार्ड के सहयोग से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित वर्ल्ड बैंक का पहला CEO कौन है। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किया गया था एक वर्ल्ड बैंक स्थापित की जाएगी, जो जितने भी हमारे NPA लोन्स हो गए हैं, जितने भी लोन्स हैं जो अच्छे से उनको प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, उनको खरीद कर उनको अधिक से अधिक मूल्य निकालने का प्रयास करेगी। तो इसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो जो पहली वर्ल्ड बैंक स्थापित की जाएगी इस बजट के अंतर्गत, उसके पहले CEO कौन है, पद्म कुमार माधवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक जो स्थापित की जा रही है उसके पहले CEO होंगे पद्म कुमार माधवन। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला देश कौन सा है। तो बिटकॉइन ब्रिटेन की द्वारा लॉन्च की गई क्रिप्टो करेंसी है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र सरकार द्वारा कर प्राप्तियों का कितने प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया गया है। तो 15वें वित्त आयोग द्वारा जितना भी कर केंद्र को मिलता है उसका 41% जो हिस्सा बनेगा वो राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा, ये सुझाव दिया गया है। इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसने 42% कर जो है हस्तांतरित करने का सुझाव दिया था, लेकिन ये 1% की कमी इसलिए आई है क्योंकि पिछले वित्त आयोग के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जबकि जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ये है कि जम्मू कश्मीर का जो खर्च आता है, बजट आता है, वो केंद्र के हिस्से से आता है। तो वो 1% की जो कटौती हुई है वो जम्मू कश्मीर के लिए हुई, जो अब केंद्र के हिस्से से खर्च होगा। तो अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष है। शेष अभी तक जितने भी 14 वित्त आयोग बने हुए गठित हुए हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ है। ये एक जो है विशेष स्थिति है जिसमें किसी वित्त आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा कितनी तय की गई है। 74%। आपको फिर से रिपीट करता हूं, बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% तय की गई है। 244वां प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश की रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली वैज्ञानिक कौन सी हैं इस बार की। डॉक्टर फिरदौस कादरी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है, ये बांग्लादेश की निवासी हैं। अगला प्रश्न, T/2 पुरस्कार पाने वाला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो भारत का पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, स्वयं पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को T/2 अवार्ड मिला है। T/2 अवार्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें बाघ की संख्या में 2 गुना वृद्धि हुई है, 2 टाइम्स वृद्धि हुई है।
अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है? तो बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह जी को मिला है। ये कतनिया घाट के पास के निवासी हैं। इन्होंने कछुआ के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया, जिसके लिए इनको बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। यूएनसीसीडी द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे दिया गया है? तो यूएनसीसीडी द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान की फेमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए दिया गया है। ये फेमिलियल फॉरेस्ट्री क्या है? इसके अंतर्गत जैसे कि हमारे आपके परिवार में माता पिता भाई बहन होते हैं, तो सबके नाम के एक वृक्ष को जो है रोप दिया जाता है। अब इससे क्या है, हमारा व्यक्तिगत लगाव हो जाता है, तो उस वृक्ष की हम अच्छे से देखभाल करते हैं। तो वृक्ष के जो उसका देखभाल अच्छे से होगा तो उसके जीवन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कहने मतलब उस वृक्ष को हम अपनी फैमिली की तरह मानने लगते हैं, इससे वृक्ष के जीवन जीते रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, इसके लिए राजस्थान को अवार्ड मिला है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। अगला प्रश्न है, रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत की एक मूवी है पुगलिया को रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? जसप्रीत बुमराह। ये प्रश्न आपका क्रिकेट से है। क्रिकेट से और भी प्रश्न, जैसे कि न्यूजीलैंड इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विश्व कप जीता था, उसके बारे में आपको ध्यान दे लेना है। केन विलियमसन को मैन ऑफ द सीरीज मिली थी, उसमें न्यूजीलैंड ने जीता था। उप विजेता कौन था? ये सारी चीजें आपको क्रिकेट से थोड़ा सा इससे अलाइड एक्टिविटीज में और देख लेना है। तो एक प्रश्न मैंने इसको डेमो के तौर पर आपको दिखा दिया कि सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? जसप्रीत बुमराह। अब अगला प्रश्न है आपका 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर जो है आयोजित किया गया? टोक्यो, जापान। अब ओलंपिक के बारे में सारगर्भित रूप से हम कई पॉइंट्स में देखो एक इसी क्वेश्चन के तहत देख लेंगे। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो, जापान में आयोजित किया गया है। इसका मैस्कट क्या था? मैस्कट इसका था मिराई टोवा इसका मैस्कट है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है इस ओलंपिक का फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ओलंपिक मशाल का प्रज्वलन किसने किया इस बार? तो जो जापान की मशहूर खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, उन्होंने इस बार की ओलंपिक मशाल का प्रज्वलन किया। इस बार 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन कौन से नए खेल जोड़े गए हैं, ये प्रश्न भी पूछा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, ये 4 ऐसे स्पोर्ट्स है। फिर से रिपीट करता हूँ, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, ये 4 ऐसे स्पोर्ट्स है जिनको इस बार ओलंपिक में नए रूप में जोड़ा गया है। और क्या संबंधित जानकारी है? शीर्ष पदक विजेता देश कौन सा रहा है? अमेरिका। 39 स्वर्ण सबसे अधिक इसने जीता है, इसलिए टॉप पे अमेरिका शीर्ष पदक के साथ विराजमान है। भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? 48वां स्थान है, जिसमें भारत ने 7 पदक पाए हैं। इसको भी अगर हम तोड़े तो 1 स्वर्ण पदक पाया है, और जो है 2 रजत पदक पाए हैं, और 4 कांस्य पदक पाए हैं। किसने कौन सा पदक पाया है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा जी ने प्राप्त किया है, जो है भाला फेंक में। 2 रजत किसने प्राप्त हुए? मीराबाई चानू जी ने। और 1 आपका रवि दाहिया। 4 शेष, और 1 हॉकी टीम में 1 पीवी सिंधु, और 1 आपका जो है लवलीना बोरगोहेन, और 1 आपका शेष मुझे याद नहीं आ रहा, तो मतलब आप जैसे 4 + 2 + 1 ऐसे करके 7 पदक है, आपको ध्यान देना है। तो रूस ने ROC के नाम से प्रतिभाग किया था। रूस ने अपने देश के अंतर्गत नहीं प्रतिभाग करने की उसको अनुमति थी, क्योंकि इस नाडा में डोपिंग के अंतर्गत उसको जो है कुछ मतलब उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो भारतीय दल के ओलंपिक के प्रमुख कौन थे? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी भारतीय दल के ओलंपिक के प्रमुख थे। ओलंपिक में कितने सदस्य गए थे? 228 सदस्य गए थे, जिसमें 127 एथलीट थे, और 18 खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। भारतीय दल के ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे? महिलाओं में MC मैरी कॉम थी, और पुरुषों में मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। महिलाओं में MC मैरी कॉम, आशा है आप नहीं भूलेंगे। पुरुषों में आपको कंफ्यूजन होना है, मनप्रीत सिंह जी ध्वजवाहक थे भारतीय दल के। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन सा था पूरे ओलंपिक में? एम्मा मैक्योन 7 पदक के साथ सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी थी। भारतीय पदक विजेता को हमने अभी बात किया, नीरज चोपड़ा जी, ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एक चीज आपको और देना है, इन्होंने अधिकतम कितनी दूर तक भाला फेंका था? 87.58 मीटर, ये पूछा जा सकता है। 87.58 मीटर भाला इन्होंने फेंक कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ये एथलेटिक्स में अब तक का ओलंपिक का भारत का पहला गोल्ड मेडल है। अब हम टोक्यो पैरालंपिक की बात कर ले रहे हैं। पैरालंपिक जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रतिभाग करना होता है। इसका मैस्कट
मास्कट था सोमेटी। इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। नए खेल कौन कौन से जोड़े गए थे पैरालंपिक में? बैडमिंटन और ताइक्वांडो, ये 2 नए खेल जोड़े गए इस बार। शीर्ष पदक विजेता राष्ट्र कौन सा रहा है? चीन। भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? 24वां। 19 पदक कुल जीता भारत ने इस बार। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक, जिसमें अवनी लेखारा जो 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने अवनी लेखारा ने 2 पदक जीते हैं भारत के। ये ऐसी पहली पैरालंपिक महिला है ऐसी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। अब ध्वजवाहक कौन थे भारत के पैरालंपिक में? उद्घाटन के समय तो टेकचंद जी थे, समापन के समय अवनी लेखरा थी। उद्घाटन में ध्वजवाहक भारत के टेकचंद जो कि भाला फेंक एथलीट हैं, भाला फेंक में प्रतिभाग करने वाले, और समापन के समय ध्वजवाहक भारत की अवनी लेखरा थी। अब अगला प्रश्न फिर ओलंपिक से जो बन सकता है कि 2024 का जो ओलंपिक होगा वो कहां पर आयोजित होगा? फ्रांस के पेरिस में आयोजित होगा। 2028 का जो ओलंपिक होगा वो यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। 2032 का जो ओलंपिक होगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित होगा। अब अगला प्रश्न है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा निलंबित देश कौन सा है? तो नॉर्थ कोरिया को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रयागराज स्थित विधि विश्वविद्यालय किसके नाम पर उसका नाम रखा जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर प्रयागराज स्थित विधि विश्वविद्यालय जिसका निर्माण हो रहा है उसका नाम रखा जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापना की जा रही है? उसकी अभी आधारशिला रखी गई है, तो मेरठ में उसकी आधारशिला रखी गई है। मेरठ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हस्तिनापुर, मेरठ में। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बलरामपुर में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हुए हैं? नई नियुक्ति है, आपको ध्यान देना है, प्रश्न आ सकता है। राजेश बिंदल जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, राजेश बिंदल जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। विश्व भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला है? ओम प्रकाश पांडे जी, ये लखनऊ के निवासी हैं, इनको विश्व भारती पुरस्कार 2020 मिला है। अगला प्रश्न है पैरालंपिक में रजत पदक विजेता सुहास एलवाई किस जिले के जिलाधिकारी हैं? तो जो सुहास एलवाई है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जो है जिलाधिकारी हैं। इन्होंने पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। ये बड़ी अच्छी खबर है, इंपॉर्टेंट भी है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं रिपीट करता हूँ, सुहास एलवाई जो कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी, इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किस दिव्यांग एथलीट ने कंपोज किया है? तो संजीव सिंह जो एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं, इन्होंने इसको कंपोज किया है। पैरालंपिक का थीम सॉन्ग का नाम क्या है? कर दे कमाल तू, इसको भी पूछा सकता है, कर दे कमाल तू। ये पैरालंपिक का थीम सॉन्ग था जिसको दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंह ने इसको कंपोज किया था। हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन रख दिया गया, क्योंकि काकोरी कांड एक नकारात्मक छवि बनाती थी हमारे स्वतंत्रता संघर्ष सेनानियों का, लेकिन अब इसका नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण यीडा, नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण में के पास ही भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में कितनी बार मुख्यमंत्री थे? तो ये 2 बार मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी थे। इनकी हाल में ही मृत्यु हुई थी, इससे प्रश्न आप संभावना कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है। ये 2 बार मुख्यमंत्री थे, ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लखनऊ में इसकी स्थापना की जा रही है। अनाज से एथेनॉल बनाने की इकाई उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो गोरखपुर में अनाज से एथेनॉल बनाने की इकाई प्रारंभ की जा रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गोरखपुर में अनाज से एथेनॉल बनाने की इकाई प्रारंभ की जा रही है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसको गोरक्षपीठ द्वारा इसको बनाया जा रहा है। फिर से बताता हूं, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, इसको गोरक्षपीठ द्वारा बनवाया जा रहा है।
अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति कब से कब तक लागू की जा रही है? 2021 से 2030 तक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति जो नई घोषित की गई है उसका कार्यकाल है। भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, ग्रेटर नोएडा। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स के किस मानक में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है? तो जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करती है। एक प्रश्न ये बन गया। अब दूसरा ये बन गया कि इसमें कई मानक होते हैं, उन सभी मानकों को मिलाकर सबको रैंक दिया जाता है। इसमें प्रथम रैंक केरल को प्राप्त हुई है, लेकिन इसका एक मानक जो है जो सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा का क्षेत्र है, इसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जो ये मानक है, इस मानक पर उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है देश का पहला वर्चुअल मॉल कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है गलवान घाटी के शहीदों का स्मारक कहाँ बनवाया जाएगा? तो प्रयागराज में गलवान घाटी के शहीदों का स्मारक का निर्माण किया जाएगा। यूपी का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कानपुर में यूपी का पहला ब्लैक फंगस सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण जो महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं और किस जिले में मनाए जाते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पर। तो मैं फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसको। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी। गुड़ महोत्सव लखनऊ। केला महोत्सव कुशीनगर। फिर से रिपीट करता हूँ मैं। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, गुड़ महोत्सव लखनऊ, केला महोत्सव कुशीनगर। गुड़ की यहाँ पे इसमें उसका वो शब्द जो शब्दावली थोड़ा गलत लिखी है उसको आप मेंशन न करिए, गुड़ दूसरी तरह लिखा जाता है, लेकिन आप भावना को समझ रहे होंगे। तो अगला प्रश्न है चितौरा झील कहाँ स्थित है? तो चितौरा झील उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। ये राजा सुहेल देव की वजह से काफी ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध मानी जाती है। चितौरा झील बहराइच में स्थित है। अगला प्रश्न देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी लंबाई होगी 628 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? उत्तर प्रदेश में वनावरण 6.15% है और वृक्षावरण कितना है? 3.14%। यानी कि अगर एक प्रश्न इससे और बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, यानी वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों को सम्मिलित रूप से बताया जाए तो 9.29% वनावरण एवं वृक्षावरण होगा। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र में। न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं? संत रविदास नगर यानी कि भदोही में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति कब आई? 2018 में आई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। इस बार का जो बजट आया उत्तर प्रदेश का, उसका कुल मूल्य कितना था? कितने रुपए का बजट आया है? तो 5,50,270 करोड़ 78 लाख का बजट आया है। यानी कि आप मोटा मोटा अगर ध्यान दें तो 5.5 लाख करोड़ का बजट आया है। ये अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। एक ये भी ध्यान देना है आपको, अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 5.5 लाख करोड़ का बजट है। एक ये मोटे मोटे शब्दों में अगर एग्जैक्ट आपको जानना है तो 5,50,270 करोड़ 78 लाख का बजट है। एक प्रश्न और यहाँ बजट से बनता है, ये उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। अगला प्रश्न है अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना होगा उत्तर प्रदेश के बजट में? तो राज्य के जीडीपी का 4.17% राजकोषीय घाटा अनुमानित है इस बार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सर्वाधिक भुगतान करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसने लगभग 2.4 लाख लाभार्थियों को 27,123 करोड़ रुपए का वितरण किया है पीएम किसान योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न यूपी में नया खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहां पर रखा गया है? तो मेरठ के लिए नए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव रखा गया है उत्तर प्रदेश के इस बार के बजट में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंक कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंक में इंडिया के राज्यों में द्वितीय स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर रैंकिंग काफी अच्छी है, इसलिए प्रश्न आने की संभावना भी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग सेकंड है।
अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने कार्यात्मक हवाई अड्डे हैं? तो 7 कुल कार्यात्मक हवाई अड्डे हैं, जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और हाल ही में सबसे नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कुशीनगर हवाई अड्डा, ये भी आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न और बन सकता है कि कुल 7 कार्यात्मक हवाई अड्डे हैं, जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और कुशीनगर सबसे नवीनतम उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। उत्तर प्रदेश का इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में कौन सा स्थान है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से रिपीट करता हूं, उत्तर प्रदेश का इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में प्रथम स्थान है। प्रदेश में स्मार्ट सिटियों की संख्या कितनी है? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी जो है चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन कितनी है? तो प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन है। तीनों का नाम मैं बताता हूँ। एक नोएडा में है, दूसरी ग्रेटर नोएडा में है, तीसरी यमुना एक्सप्रेसवे एरिया में है। 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसको शाहजहांपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। ये भी यहाँ से भी एक प्रश्न अक्सर देखा गया है कि पूछा जाता है। तो जो प्रमुख पुस्तकें मुझे खास करके 2021 के लिखी मिली, मैंने उसको इसमें संकलित करने का प्रयास किया है। तो जो प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। 400 डेज, ये चेतन भगत की पुस्तक है। बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी, ये सुरेश रैना की पुस्तक है। स्टार गेजिंग प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री जी की पुस्तक है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर की पुस्तक है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, दलाई लामा की पुस्तक है। अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की पुस्तक है। अ प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा की पुस्तक है। मैं फिर सारी पुस्तकों को रिपीट करता हूँ, फिर से आप हमारे साथ ही इसका अध्ययन करिए, तुरंत प्रयास करिए अभी याद हो जाए, क्योंकि परीक्षा कल ही है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की। 400 डेज चेतन भगत की पुस्तक है। बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी, सुरेश रैना की पुस्तक है। स्टार गेजिंग प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की पुस्तक है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर की पुस्तक है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, दलाई लामा की पुस्तक है। अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की पुस्तक है। अ प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, चैफ तकनीक किससे संबंधित है? तो लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के से संबंधित है चैफ तकनीकी। चैफ तकनीकी में क्या होता है, ये एक तरह से आप कह लीजिए कि एक ये मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी प्लास्टिक्स होती है, जो विमान उड़ते समय उड़ता है तो कुछ चैफ के टुकड़े छोड़ देता है। ये एक हाई टेक्नोलॉजी प्लास्टिक्स आप समझ लीजिए। तो जब रडार इसको कैच करता है तो ये चैफ पूरा एक बादल तक बना देता है, ताकि रडार में इससे अच्छे से उसका मतलब आइडिया नहीं लग पाता है कि रडार में एक विमान है या कोई और चीज है। तो चैफ रडार में जो है इस विमान को, लड़ाकू विमान को छिपाने का कार्य करता है, रडार में शो नहीं करता है चैफ को रिलीज करने के बाद। तो हाल ही में DRDO ने भी इस तकनीक को विकसित कर लिया, इसलिए चर्चा में आई है। अगला प्रश्न है, मॉक्सी क्या है? तो मॉक्सी एक ऐसा यंत्र है जो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता रखता है। तो अभी मॉक्सी की मदद से हमने इतना ऑक्सीजन वहां पर मंगल ग्रह पर अभी बनाया, नासा ने खास करके, कि ताकि 10 मिनट तक वहां पर कोई व्यक्ति सांस ले सके ऑक्सीजन की सहायता से। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कूपर महसीर या कैटली मछली किस राज्य की राजकीय मछली है? तो कूपर महसीर या कैटली मछली, इसको सिक्किम के राजकीय मछली के रूप में घोषित किया गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, कूपर महसीर या कैटली भी इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कैटली भी है। इसको सिक्किम की राजकीय मछली घोषित की गई है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मथुरा में इसको स्थापना की जा रही है। इसको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो मथुरा रिफाइनरी है वहां पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से रिपीट करता हूं, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी द्वारा लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है? मथुरा में लगाया गया है।
अब 298वां प्रश्न है, 105वें संविधान संशोधन की विषय वस्तु क्या है? तो 105वां संविधान संशोधन जो अभी सबसे नवीनतम संशोधन है, इसके अंतर्गत राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया है और इसमें 342 अनुच्छेद के खंड 3 को जोड़ा गया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। इस प्रश्न में 2 प्रश्न स्वयं ही समाहित हैं। इसमें क्या अधिकार दिया गया? राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया है, साथ ही अनुच्छेद 342 के खंड 3 को जो है ऐड किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कैट्स मान्यता प्राप्त कितने बाघ अभ्यारण्य है? कैट्स क्या है? कैट्स एक जो है सर्टिफिकेशन है कि जो बाघ अभ्यारण्य है वो बाघों को सुरक्षा के लिए पर्याप्त अनुकूलता रखते हैं कि नहीं, वो उचित है कि नहीं है। तो 14 ऐसे बाघ अभ्यारण्य है जिनको कैट्स मान्यता प्राप्त है भारत में। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण जीआई टैग के बारे में है। फिर हमने लगभग 5 जो महत्वपूर्ण जीआई टैग मुझे लगे और जो आपको लगता है उसमें आप और ऐड कर सकते हैं। इन 5 को तो आपको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है इन 5 में से एक जीआई टैग जरूर पूछा जाना चाहिए। तो भालिया गेहूं जीआई टैग किस राज्य को मिला है? गुजरात को। जुड़ीमा शराब असम को। हाथी मिर्च मणिपुर को। चखाओ धान मणिपुर को। दल्ले खुर्सानी मिर्च सिक्किम को। फिर से रिपीट करता हूं, भालिया गेहूं गुजरात को, जुड़ीमा शराब असम को, हाथी मिर्च मणिपुर को, चखाओ धान मणिपुर को, दल्ले खुर्सानी मिर्च सिक्किम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीआई टैग। आप इसमें जो आपको और लगता है इसमें 4-5 जीआई टैग और आप जोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं एक जीआई टैग जरूर पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। तो जो 2 नवीनतम विश्व विरासत स्थल जोड़े गए यूनेस्को में, उसको हम देख लेते हैं। 39वां जो है वो रुद्रेश्वर मंदिर, या इसको नाम और भी दूसरे नाम से जाना जाता है रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में स्थित है। 40वां विश्व विरासत स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। फिर से रिपीट करता हूं, 39वां रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा, या फिर इसको रामप्पा मंदिर बोलते हैं, ये तेलंगाना में स्थित है। 40वां धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में 46 रामसर स्थल हैं। जो 4 सबसे लास्ट के, जो सबसे लेटेस्ट रामसर स्थल जोड़े गए हैं, मैं उनको आपको बता देता हूं। इनके साथ ही आपको एक होमवर्क और करना है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, उनमें कौन कौन सा कहां पर है, इसको भी आपको इसके साथ ध्यान देना है। होमवर्क है आपका, इसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया। उत्तर प्रदेश की सभी रामसर साइट्स को आपको याद कर लेना है। तो अभी देखिए, भारत में जो कुल 46 रामसर स्थल, उसमें जो 4 सबसे लास्ट में ऐड किए गए, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात। फिर से रिपीट करता हूं, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात। तो ये रामसर स्थल जो सबसे नवीनतम है और कुल रामसर स्थलों की संख्या 46। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? ये 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। 12 मार्च क्यों? क्योंकि इसी दिन नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। जो है 1930 में 12 मार्च को ही नमक सत्याग्रह, जो दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, और प्रारंभ किया गया था। तो 12 मार्च से इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव लॉन्च हुआ है। 12 मार्च 2021 से कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक। अगला प्रश्न, केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये परियोजना बनाई जा रही है। तो 2 राज्य लाभान्वित होंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। एक प्रश्न इससे और बन सकता है कि जो केन नदी है उस पर दौधन बांध बनाया जा रहेगा। इसके अंतर्गत केन नदी का जो अतिरिक्त जल है उसको बेतवा नदी में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे जो रास्ते में बुंदेलखंड क्षेत्र है उसको पानी मिलेगा, उसमें झांसी जैसे जिले और जो अन्य जिले हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। तो दौधन बांध केन नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह कब मनाया गया? 4 फरवरी 2021 को 100 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाया गया। स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोकुल ग्राम की स्थापना कहां पर की गई है? वाराणसी में की गई है। उत्तर प्रदेश बजट में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कर राजस्व उत्तर प्रदेश के बजट में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। यह भी बजट का सबसे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ये कुल 34.5% जितनी आय होती है उसका केवल कर राजस्व से उत्तर प्रदेश में आय होती है। प्रदेश का वह नगर निगम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है? तो लखनऊ नगर निगम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला प्रदेश का प्रथम नगर निगम है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे भी उम्मीद करता हूं एक प्रश्न पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया गेम्स में जोड़े गए 4 नए खेल कौन से हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं?
तो घटका एक खेल है जो पंजाब से बिलोंग करता है। मल्लखंब मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। आपको अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं रहता है तो महाराष्ट्र भी मार सकते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता होगी मध्य प्रदेश को आपको टिक करना होगा। तो मल्लखंब मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। कलारीपयट्टू केरल से, थांगटा मणिपुर से। फिर से रिपीट करता हूँ, घटका पंजाब से, मल्लखंब मध्य प्रदेश से, कलारीपयट्टू केरल से, थांगटा मणिपुर से। तो ये हमारा था पूरा जो है 1 से लेकर 311 प्रश्नों की सीरीज, जिससे उम्मीद करता हूं कि लगभग 20 से 25 प्रश्न अगर करंट से पूछे जाते हैं तो करंट के लगभग 80% प्रश्न निश्चित ही इसमें से कवर हो जाएंगे। यानी कि अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को, इसके साथ ही जो 2 इनकी पहली वीडियोस थी उनको आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं करंट में इससे कुछ शेष नहीं बचता है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के बाद कल आप अच्छे से परीक्षा दीजिए। सीसैट को भी हल्के से देख लीजिएगा। तो यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि वहां पर परीक्षा में शांत माहौल से पूरा एकाग्रचित होकर, चिल करके आराम से, इसको ज़्यादा मतलब उसमें प्रेशराइज नहीं होना है, तो चिल करके अच्छे से परीक्षा देना है और एक सकारात्मक परिणाम हम लोगों से साझा करें ताकि खुशी हो, और मेंस की हम लोग अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें, उसमें भी हम आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास था यूपीएससी मैनिया टीम के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।